आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आज गुरुवार 4 जनवरी को जेल हो सकती है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी देर रात अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। ठीक ऐसा ही कुछ ट्वीट दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी किया है। बता दें कि आप नेताओं की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी कल 3 जनवरी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए और ईडी को अपना लिखित जवाब भेजकर नोटिस को गैर कानूनी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के दावे के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई आज पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि कल बुधवार को किए गए आप नेताओं के दावे के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर आज गुरुवार सुबह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया द्वारा सामने आ रहे ताज़ा विजुअल्स में केजरीवाल के आवास के बाहर बैरिकेडिंग के साथ ही पुलिस भी तैनात दिख रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसे लेकर मंगलवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि इसके नियम बनकर तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की जाएगी। वयम मंत्रालय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा की तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का हथियार है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था। संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार कानून को लागू करने के नियम 6 महीने के भीतर लागू होने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए और अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, तो यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य हमेशा चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का एक हथियार था। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए जाने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि CAA संविधान विरोधी है, कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। CAA को NPR और NRC के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा। यदि ऐसा होता है तो घोर अन्याय होगा, विशेषकर मुसलमानों, दलितों और भारत के गरीबों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बंगाल में लागू नहीं होगा। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकसभा चुनाव देखते हुए मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। YSR तेलंगाना पार्टी की संस्थापक YS शर्मिला कल बुधवार को दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक YSR तेलंगाना पार्टी का आज कांग्रेस में विलय होगा। कांग्रेस की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक बहुत प्रतिष्ठित नेता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं जब दिल्ली पहुंची शर्मिला से एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों ने कांग्रेस में शामिल होने का सवाल पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर उन्होंने कहा कि गुरुवार को पता चल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक YSR TP के कांग्रेस में विलय के बाद शर्मिला को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में कोई पद दिया जा सकता है। बता दें कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत YS राजशेखर रेड्डी की बेटी और वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की छोटी बहन है। आज गुरुवार 4 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक होनी है। पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राज्यों के PCC अध्यक्ष, महासचिव, विधायक दल के नेता, पार्टी प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ सीट शेयरिंग, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने और कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर हो रहे समारोह के दौरान 2 बम विस्फोट हुए, जिसमें 103 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 141 लोग घायल हैं।
करमन प्रांत में हुए इन धमाकों को ईरान ने आतंकवादी हमला बताया है। ईरान की समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि करमन में हुए धमाकों के बाद देश में आज गुरुवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही करमन प्रांत में 3 दिनों का शोक मनाया जाएगा। इरना की खबर के अनुसार ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और विदेश नीति समिति ने इस हमले के सभी पहलुओं की जांच के लिए अपने एक प्रतिनिधि मंडल करमन प्रांत भेजने का फैसला किया है। लाल सागर पर हूती विद्रोहियों के हमलों को देखते हुए अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने कल बुधवार को संयुक्त रूप से यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने लाल सागर के शिपिंग जहाजों पर हमले बंद नहीं किए तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हमारा संदेश अब साफ है कि हम इन अवैध हमलों को तत्काल खत्म करने और गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए जहाजों और चालक दल की रिहाई का आह्वान करते हैं। बयान में आगे कहा गया कि अगर हूती विद्रोही लोगों की जिंदगियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के अहम जल मार्गों में कॉमर्स के फ्लो को खतरे में डालना जारी रखते हैं तो इसके परिणामों की जिम्मेदारी उन्हें खुद उठानी होगी। बता दें कि यह बयान उन कई रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि अगर हूती विद्रोहियों ने हमले जारी रखे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन विद्रोहियों पर सीधे हमले पर विचार कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने बैरूत में संदिग्ध इजरायली हमले में हमास के नेता सालेह अल अरूरी की हत्या की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैनी अमीर अब्दुल्लाहिन ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में इसे एक कायरता भरी आतंक गतिविधि करार देते हुए इसके लिए इजरायल की निंदा की। बता दें कि मंगलवार को बैरूत में हमास के डिप्टी लीडर, जो हमास की सैन्य विंग कासिम ब्रिगेड के संस्थापक भी थे, सालेह अल अरूरी की मौत हो गई। हमास द्वारा अल अक्सा रेडियो के जरिए इस खबर की पुष्टि की गई थी। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने बुधवार को कहा कि इजराइल पर हमला करने वाले हमास के प्रत्येक सदस्य से हिसाब बराबर किया जाएगा। मैं इसकी कसम खाता हूं। बता दें कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 22,185 गजावासियों की मौत हो चुकी है, जबकि 57,000 लोग घायल हुए हैं। राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन्होंने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी, जिसके बाद यूपी पुलिस सतर्क हुई और मामले की जांच शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड इलाके से ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों ने नवंबर में आई देवेंद्र ऑफिस हैंडल का उपयोग करके एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि आलम अंसारी खान 608@gmail.com और जुबेर खान ISI 199@gmail.com ईमेल आईडी की मदद से धमकी दी गई थी। अधिकारियों द्वारा ईमेल आईडी की जांच किए जाने पर पता चला है कि ताहर सिंह ने ईमेल अकाउंट बनाए थे और ओम प्रकाश मिश्रा ने धमकी भरे संदेश भेजे। बयान में आगे कहा गया है कि सिंह और मिश्रा दोनों गोंडा के निवासी हैं और एक पैरामेडिकल संस्थान में काम करते हैं। एसटीएफ मामले में आगे की जांच कर रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजनीतिक दलों के बीच आपसी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे एक नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के शिरनी में कल बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी नेता ने कहा कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खोजने कहाँ जाएगा। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सही बात है या नहीं। बता दें कि जितेंद्र आव्हाड का यह बयान उस वक्त आया है जब सत्तारूढ़ भाजपा विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर 22 जनवरी 2024 जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा उसको शुष्क दिवस घोषित करने और एक दिन के लिए मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं आव्हाड के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड के पास यह दिखाने के लिए क्या सबूत है कि भगवान राम ने मांसाहारी भोजन खाया था, क्या वह वही देखने गए थे। ऐसे समय में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है उन्होंने भगवान राम के करोड़ों भक्तों की भावनाओं का अनादर किया है। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं, इस पर कल मंगलवार को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एएसआई की टीम की ओर से
आग्रह किया गया कि ज्ञानवापी पर उनकी ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट को 4 हफ्तों तक सार्वजनिक न किया जाए। एएसआई ने तर्क दिया कि चूंकि 18 दिसंबर को एएसआई ने रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जमा कर दी है और 19 दिसंबर को ज्ञानवापी के 1991 के एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है, ऐसे में वह कार्यवाही भी पूर्ण हो जाने तक कोर्ट द्वारा उन्हें 4 हफ्तों का और समय दिया जाना चाहिए। वहीं इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और उम्मीद की जा रही है कि आज बुधवार को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यतींद्र सिद्धरमैया ने कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो यह तानाशाही शासन वाले अफगानिस्तान और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा कि धर्म के नाम पर तानाशाही ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दिवालिया बना दिया है। अब बीजेपी के सहयोगी संगठन भारत को हिंदू देश बनाने जा रहे हैं। अगर सही में ऐसा होने दिया गया तो हमारा देश भी उन देशों की तरह बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर देश धर्मनिरपेक्षता को छोड़कर धर्म के पीछे जाएगा तो इससे विकास नहीं होगा। आज धर्मनिरपेक्षता पर खतरा मंडरा रहा है। हमें ऐसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है जो कि धर्म का राजनीतिकरण करती हैं। स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 4 जनवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 80 अंक ऊपर 21,600 के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 270 अंक चढ़कर 71,600 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 71,356 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 47,881 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।